हिंदुओं में एक नई बीमारी पैदा हुई है, वो कुछ भी नई स्किल्स डेवलप करना नहीं चाहते हैं, दस्तकारी का काम सीखना नहीं चाहते हैं, अपने हाथ का हुनर नहीं जानना चाहते हैं। ये सारा काम दूसरे लोगों ने ले लिया है। उनको बहुत सेफ्टी में रहना है और सबसे ज़्यादा अनसेफ है वो। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 25 साल पुरानी है और बच्चे के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 25 मिनट पुरानी है। अब इसका तालमेल बन नहीं पाता है एक्चुअली। 25 साल पुराने हथियार से क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? वो हो सकता है उस समय इंजीनियर कुछ कर रहे हो। आज तो इंजीनियरिंग करे हुए लोगों को आप देख रहे हैं सारे, क्या क्या पोजीशन है और किस तरह की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें खराब कर देते हैं। और माँ बाप ने तो आश्रम खोल नहीं रखा, आश्रम तो हमने खोल रखा। ये तो तुम्हारा आश्रम भी कहीं चल रहा होता, वो तुम्हारा परामर्श समीचीन होता, तुम्हारा परामर्श तो है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। अभी 2 या 3 दिन पहले की एक खबर है। एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली और इस घटना में मुझे सबसे हैरानी की बात यह लगी कि उस बच्ची ने इस हालत का जिम्मेदार अपने माता पिता को बताया है। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दे। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दबते जाते हैं। उस बच्ची ने लिखा है कि कई छात्रों ने डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकलकर सुसाइड ना करने में मैं उन्हें मदद की हूँ, जबकि मैं अपने आप को खुद नहीं रोक पा रही हूँ इस स्थिति में जाने से। गुरुदेव, उस बच्ची ने अपने माता पिता को इसका दोषी बताया है और उसने लिखा है कि बचपन और बच्चा होने का आपने मेरा नाजायज फायदा उठाया है। मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि मैं आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में मुझे बाहर निकालते हैं। वह अपनी माँ को चेतावनी देते हुए यह लिख रही है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत मेरी छोटी बहन के साथ आप मत करना, जो कि अभी 11वीं क्लास में पढ़ रही है। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ रही है उसे वही करने देना, क्योंकि उस काम में वो अच्छा कर सकती है। वो जिससे प्यार करती है, जिसमें उसकी खुशी है, उसे वही विषय चुनने देना। गुरुदेव, इसको पढ़कर मेरा मन बहुत विचलित हुआ कि इस होड़ में हम अपने बच्चे को सपने को छीन रहे हैं। आज हम लोग अपने परिवारों में प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती। गुरुदेव, ऐसे में समाज और माता पिता क्या उतने ही दोषी हैं? ये एक्चुअली जब हम बीमार, वैसे तो मेरी संवेदना इस तरह की घटनाओं के साथ है और इस तरह की चीज़ें ना हो इस बारे में ज़्यादा है। हालांकि मैं सुसाइड करने वाले, खुदकशी करने वाले या आत्महत्या करने वाले जो भी प्राणी दुनिया में हैं उनको नापसंद करता हूँ। मतलब ये मेरी एक प्राथमिक उसमें अगर आप पूछे तो ये चूँकि आपकी मनुष्यता की हार है। आप और फिर इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर कॉस्मिक जोन में आप देखेंगे तो बड़े लंबे समय तक कभी आपको जीवन का जन्म नहीं मिलता, मनुष्य के जन्म ठीक नहीं मिलते और आप भटकते रहते हैं। बहुत तरह की दिक्कतें आपकी होती हैं क्योंकि आपने किसी अनहोनी को होनी किया है। तो जब आप अनहोनी को होनी करते हो तो आपकी होनी में फिर अनहोनी रहती है। ये हमें समझना चाहिए। जहाँ तक बात उस बच्चे के विचार की रही, लेकिन जहाँ माता पिता का प्रभाव है, असल में क्या हुआ है कि अभी जो वो था ना, काक चेष्टा वको ध्यान स्वान निद्रा तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न पंच लक्षणम। तो कव्वे जैसी चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो। हमने देखो जीवन में श्रेष्ठता के आयाम भी पशु पक्षियों से चुने।
कौवा बड़ा सचेष्ट होता है, जहाँ टुकड़ा रखा है उसी दृष्टि रहती है उसकी, और जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता उसमें लगा रहता है। तो काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हो, श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद हो, तथैव श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी कम खाना खाने वाला हो, गृह त्यागी घर से दूर रहने वाला हो, विद्यार्थी ना पंच लक्षणम। अब इसमें हुआ ये है कि ना तो काक की चेष्टा, अब ये आज भी हितोपदेश की जो वाणियाँ हैं ये हजारों वर्षों के अनुसंधान का नतीजा है। मनुष्य के चित्त पर, सामाजिक व्यवस्था पर बहुत कई सौ वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक निरंतर विचार विमर्श करने के बाद कुछ नीति नियम बने, कुछ कहावतें बनी, कुछ बातें निर्मित हुई समाज में कि ऐसा हो तो ऐसे होता है, ये करो तो ये होता है। ऐसे हितोपदेश और नीति के उपदेश और हमारी सुभाषितानी जो हैं, इन सब में, पंचतंत्र में, इन सब में जो देशनाएं निर्दिष्ट की गई, जो भी उसके अन्वेषक लेखक थे या ऋषि थे या युगदृष्टा थे या मनीषी थे, उन्होंने उसको बड़े गहरे तक देखा और उन बातों को अपने अनुभव से सामने लाए। तो अब वो चीज़ें हमारे जीवन से खत्म हो रही है। चेष्टा तो वो है ही नहीं, ना वैसा ध्यान है, ना वैसा आहार है, और ना ही उस तरह का वातावरण है। 24 घंटे आपके ऊपर प्रकोप है सूचनाओं का। सूचनाएं आपको दिग्भ्रमित कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं, आपको आपके पथ से अलग कर रही हैं, और उनमें जो लोलुपता है, उसमें जो आकर्षण है, उनमें जो ग्लैमर है, वो आपको आपके बिंदु पर स्थिर नहीं रहने दे रहा है। उधर ऊपर से प्रेशर माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो बीमार महत्वाकांक्षाएं हैं माता पिता की, ये रुग्ण महत्वाकांक्षाएं प्राय फलीभूत नहीं होती। देखिए, अगर एक पिता ने वैज्ञानिक बनना था और वो नहीं बना, तो उसकी संतान भी ना बन सकेगी। अब मानकर चलें इस बात को, ज़्यादातर बन भी गई तो वो वैज्ञानिक के रूप में कभी स्टैब्लिश नहीं होगी। डिग्री होगी बस उसके पास, लेकिन वो वैज्ञानिकता के रूप में कभी कुछ दे नहीं पाएगा। माँ बाप का मन रखने के लिए वो कर लेगा। जो भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ और हैं, वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, वो बना कॉस्मिक जोन के संयोग की वजह से, वो बना अपने हृदय में उठी हुई एक इच्छा की वजह से। लेकिन अब बच्चे को बना रहे हैं आप अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से, जबकि इस महत्वाकांक्षा का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं इंजीनियर बन सके या आप नहीं फोटोग्राफर बन सके, आप बच्चे को बनाने देना चाहते हैं। बच्चे का रुचि रस उसमें है नहीं, तो कभी कामयाब नहीं होगा। और अगर कर भी लेगा, जैसे उस बच्ची ने लिखा कि आपने मेरे ऊपर ये सब बोझ डाल दिया, तो आप एक्चुअली समाज को दिखाना चाह रहे हो। पहले तो आप खुद दिखाना चाह रहे थे, उसमें आप नाकामयाब रहे। अब बच्चों को आपने एक हथियार बना लिया कि बच्चे ये करके बताएंगे हम। आपने इतनी सारी डिग्रियां इकट्ठी करके क्या कर लिया जो बच्चों को आप डिग्री की लोग। आपको एक बात और बता देता हूं मैं, आज इस संदर्भ में बात चल रही है। 5 वर्ष बाद 2030 में आप डिस्क्वालीफाई प्राय दिखेंगे। लो जी, एक नई बात सुन लो आप। जिस संकाय, जिस विज्ञान, जिस विधान, जिस व्यवस्था की, जिस स्ट्रीम की आप एजुकेशन ले रहे हैं, 5 वर्ष बाद ये टाइम बाय हो जाएगी। समय इसको धकेल देगा पीछे। जो कुछ आपने सीखा होगा आपके काम नहीं आने वाला। इतनी तीव्र गति से सूचनाओं का प्रसार है और व्यक्ति के चित्त पर। अब देखिए, अब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने मोबाइल की शिक्षा ली थी? हम जो जितनी भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, इनमें से क्या सीखा था हमने? यानी कि हमें इस्तेमाल तो कुछ और करना होगा, सीख हम कुछ और रहे हैं। हमने जो पढ़ा लिखा वो हमारे जीवन, अब 24 घंटे की अपनी दिनचर्या बनाना, एक मिनट्स बनाना, उस टेबल्स में लिखना कि यहाँ बीजगणित काम आया, यहाँ अंकगणित काम आया, यहाँ रेखागणित काम आया, यहाँ इंग्लिश काम आई, यहाँ हिंदी काम आई, यहाँ भूगोल काम आया, यहाँ ये चित्रकला काम आई, यहाँ ये संगीत, गायन, पेंटिंग, रसोई घर, जो भी कुछ। इनमें जो वास्तविक शिक्षाएं हैं उनसे तो हम पृथक हैं। सारे दिन जरूरत पड़ रही है भोजन खाने की और बनाने की, लेकिन वो आपको आता ही नहीं। सारे दिन जरूरत पड़ रही है लोगों से लोक व्यवहार की, वो आपको आता ही नहीं। सारे दिन जरूरत पड़ रही है सदाशयता की और प्रीति की और सामंजस्य की और सहयोग की और मित्रता की, वो आपको आता नहीं, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं कहीं। अब टीपू सुल्तान ने चढ़ाई करी थी 1857 में, इंफॉर्मेशन पर काफ़ी है। एक अलग से ऑप्शनल होना चाहिए कि आप इसको बस पढ़ भर लें, उससे कोई होता जाता नहीं है, उसका कोई लाभ ही नहीं है एक्चुअली। तो आप ठीक है हिस्टोरिकल चीज़ें, लेकिन वो ऑप्शनल हो। आपको उन चीज़ों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो आपके जीवन व्यवहार में काम आती हैं। अभी आप जितनी डिग्रियां ले रहे हैं, 5 वर्ष बाद किसी काम नहीं आने वाली है ये, क्योंकि आने वाली डिग्रियां इन सबको पीछे कर देंगे। आपको फिर से कुछ नया सीखना होगा। स्किल्स हमारे यहाँ समाप्त हो रही है। हिंदुओं में एक नई बीमारी पैदा हुई है, वो कुछ भी नई स्किल्स डेवलप करना नहीं चाहते हैं, दस्तकारी का काम सीखना नहीं चाहते हैं, अपने हाथ का हुनर नहीं जानना चाहते हैं। ये सारा काम दूसरे लोगों ने ले लिया है। उनको बहुत सेफ्टी में रहना है, और सबसे ज़्यादा अनसेफ है वो। अब तो वो भी अनसेफ है जिनका नाम सेफ है।
वो भी अनसेफ थे, तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब सेफ और सेफ में कोई खास अंतर नहीं आता। हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो अब आप ज़्यादा सुरक्षा ज़्यादा भीरू आदमी करता है। रही बात उस बच्ची के सुसाइडल कृत्य की, तो माता पिताओं को थोड़ा बुद्धिमत्ता से चलना पड़ेगा। और माता पिता जिस तरह का प्रेशर दे रहे हैं बच्चों के जीवन व्यवहार में, उस तरह की विद्या का कोई योगदान नहीं। 30 साल पे अब एक माँ बाप आज 45 साल के हैं या 50 वर्ष के हैं, 30 वर्ष में उनका विवाह हुआ, 30 वर्ष में विवाह, तो 45-50 के बीच वो इस अवस्था में होते हैं कि जब उनके बच्चे ग्रेजुएशन या उसके आसपास हो रहे होते हैं, 40 से 45-50 के बीच। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 25 साल पुरानी है और बच्चे के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 25 मिनट पुरानी है। अब इसका तालमेल बन नहीं पाता है एक्चुअली। 25 साल पुराने हथियार से क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? वो हो सकता है उस समय इंजीनियर कुछ कर रहे हो। आज तो इंजीनियरिंग करे हुए लोगों को आप देख रहे हैं सारे, क्या क्या पोजीशन है और किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बड़ी बात है। अभी एक वो कुंभ में भी एक व्यक्ति इस तरह का आया था, उसका भी एक इंटरव्यू आ रहा था कि वो अपने पिता से उन सब, तो हमें एक जेल नहीं बनानी है। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चे आपके लिए प्रोडक्ट हैं या बच्चे आपके लिए कोई अपने फैक्ट्री लगाई है क्या, या आपने किसी संतान को जन्म दिया है? अगर आपने संतान को जन्म दिया तो उसकी प्रत्येक प्रसन्नता में आपकी प्रसन्नता निहित होनी चाहिए। और अगर आपने कोई कंपनी लगाई है तो उसमें टर्नओवर पर ध्यान होगा आपका, उससे वापसी पर ध्यान होगा आपका। ये आपका एक परमार्थ का कर्म था, आपने अपने फर्ज को निभाया, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, फिर तो उसकी एक जैसे एक पॉलिसी बॉन्ड की वैल्यू है वैसी पुत्री या पुत्री की वैल्यू है। अगर पॉलिसी बॉन्ड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा तो आप चेंज करके दूसरे कंपनी में उसको खोल ले लेंगे या उसे विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ तो आप ऐसा कर नहीं सकते। और जिस चीज़ की प्रेरणा आप उन्हें प्रतिदिन दे रहे होते हैं, अभी कितनी घटनाएं आप देखते हैं, कहीं 100 करोड़ के टर्नओवर की कंपनियों के मालिक हैं, उनके बच्चे तक उनकी अंत्येष्टि में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बच्चों को शिक्षा ही आपने दी हर समय पैसे की प्रतिष्ठा की। तो उन्हें समझ में आ गया कि पिताजी, माताजी, ताऊजी, फलाना जी, टिमकाने जी, ये सब साइड वाले चीज़ हैं, सबसे बड़ी चीज़ है धन। तो अब धन अमेरिका में प्राप्त हो रहा है, अब काहे को 4-5 लाख का टिकट लगा के वहाँ जाओ, वो तो वहीं से बुकिंग का काम चालू हो गया। ऐसी कंपनियां हैं जो अंत्येष्टि भी कर रही हैं। ये सब धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि आदमी को लग रहा है कि भाई तो शिक्षा तो आपने यही दी। तो ये इन बच्चों को योग्य बनाए, इनके ऊपर इतना प्रेशर ना ला दें जो आप ना हो सके। अब आप सोचिए, आपके पास कितनी सुविधाएं, कितने प्रकोप से रहित थे आप, टेक्नोलॉजी से परे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, अच्छी नींद ले रहे थे, अच्छे वातावरण में थे, माता पिता ने परवरिश आपकी एक इबादत, एक पूजा, एक प्रार्थना की तरह की। तब आप ना कर सके तो भी इतने आर्टिफिशियल माहौल में इसे इंजीनियर ही बनाना। अब कुछ विषय तो ऐसे हैं जिनमें बच्चियों को कभी, अब देखिए मेरी बात से अब आपको और झटका लगेगा, जिन्हें बच्चियों को कभी नहीं डालना चाहिए। वो बच्ची अपनी सामाजिक समरसता में कभी रच ना सकेंगी। ये जो मैथमेटिक्स का दिमाग है, ये जो इंजीनियर का दिमाग है, ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिमाग है, ये बच्चियों को सूट नहीं करता है। अब आप परिणाम देखिएगा। और जितनी ये थी, उनके पारिवारिक जीवन आपको छिन्न भिन्न मिलेंगे, बहुत कम, कोई एक अपवाद हो सकता है। उनको जो उनके लालित्य है, जो उनकी डीएनए आरएनए में है, जिसको स्त्रीण गुण को लेकर के एक स्त्री इस जीवन धारा पर आती है, उसको उसके गुणों में अभिवृद्धि करने की दिशा में ही प्रोफेशनल बनाइए, ना कि दूसरे विषयों में कर। अब ऐसा समझिए जैसे किसी पुरुष को आप ढोलक बजाना सिखा रहे हैं, अब आप मुस्कुराए, आप मेहंदी लगाना सिखा रहे हैं, अब मुस्कुराए, आप सिंदूर भरना सिखा रहे हैं, कपड़े धोने सिखा रहे हैं, कुछ और। हालांकि कपड़े धोना, खाना बनाने कोई बुरी बात नहीं, सब पुरुषों को आना चाहिए, पर कुछ और ऐसे जो सिर्फ स्त्रियों के चीज़ें हों। स्वेटर बुनना सिखा रहे हैं एक लड़के को, आप हंस रहे हो ना आप, बस जैसे स्वेटर बुनना सिखाना लड़के को हंसी का काम है, ऐसी इंजीनियर और डॉक्टर और फलानी चीज़ों में, बाकी चीज़ों में लगा देना जहाँ आर्टिफिशियलनेस ज़्यादा है, वहाँ मुश्किल आती है। वो नहीं कर पाते हैं, उनके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। आप, मेरे पास तो डॉक्टर्स की भीड़ है, इंजीनियर्स की भीड़ है, साइंटिस्ट की भीड़ है, और वो अंतर्मन उनका पूछो तो वो कहती जी बस हम करते रहते हैं, चूँकि हम आदेश का पालन करना है। मन तो हमारा किसी और चीज़ का ही करता है। लेकिन अब क्लिनिक खोल लिया पति ने, तो साथ में हम भी बैठी हैं स्टेथोस्कोप लगा करके, हम भी मरीजों को देख रहे हैं, हम भी पर्ची काट रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगता इस काम में। अब मन नहीं लगता तो स्टीव जॉब्स की पत्नी हजारों लाखों करोड़ के का टर्नओवर होने के बाद, और दुनिया का सबसे स्मार्टफोन जिसको प्राप्त करने के लिए आदमी 3 दिन पहले से लाइन में लगता है और 6 महीने पहले से उसकी बुकिंग कराता है, और 2 लाख रुपए का फ़ोन होता है, वो गले में रुद्राक्ष की माला डाल करके कह रही शांति, वेयर इज पीस, आई एम नॉट वांट टू लिव इन पीसेस, आई वांट टू लिव इन पीस, वेयर इज पीस।
घोड़ों में भटके तो शांति नहीं प्राप्त हो सकती ना, अपने स्वयं में स्थित होकर शांति प्राप्त हो सकती। अब वो ठीक है, आचमन कर लिया बेचारी ने, वो नहीं, वो थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, अलग बात थी, लेकिन यही है हश्र इसका हश्र यही है, परम समृद्धि। बुद्ध का होरोस्कोप देखा, असिता आया। असिता सुद्धोधन महाराजा का मित्र है, बचपन का ज्योतिषी है। असिता नेपाल से भी उच्च कंदराओं में कैलाश मानसरोवर के पास साधना में रत है। पता चला है कि शुद्धोधन के पुत्र हुआ है, तो दौड़ा दौड़ा आया और जब उसको देखा तो उसको प्रणाम किया। प्रणाम झुककर किया तो पैर के अंगूठे में उसकी लट फंस गई और बहुत देर में निकली। तो उसने देख कर कहा कि ये तो महानतम विभूति है, ये महान आत्मा है और इसको अब बचाइएगा, ये तो अवतार है। असिता की भविष्यवाणी सबसे पहले, बच्चा भी लेटा है, 1-2 महीने का बच्चा है, और उसने कहा कि मेरी जटा फंस गई है इसके पैरों में, पूरी दुनिया फंसेगी इसके पैरों में, क्योंकि मैं ना बच सका और 2500 सालों से फंसे हुए हैं हम बुद्ध की जटाओं में। तो वो ज्ञान की जटाएं हैं, वो आलोक की जटाएं हैं। तो वो कहता है कि इसको बचाना सब चीज़ों से। अब शुद्धोधन को लगा कि सारे प्रलोभन दे देता हूँ तो बच जाएगा। ये सबसे गलत हुआ। जितने व्यंजन बुद्ध को परोसोगे इतने किसी को नहीं। जितना पूरा सोने का महल था जो लुम्बिनी में बना, बाद में आक्रांताओं ने लूट लिया, उसको खराब कर लिया। और एक महल के बहुत सारे कक्ष थे। हम तो ये जकूजी और ठंडा गर्म पानी अब सोचते, 2500 साल पहले शुद्धोधन ने सारी व्यवस्थाएं की थी। सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो अवतल शीशों के माध्यम से पानी गर्म होता था। गर्म पानी, ठंडा पानी, गुलाब का पानी, इसका पानी, उसका पानी, इत्र का पानी, दवाइयों का पानी, कितनी जड़ी बूटियाँ। और हम 16,000 रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का संबंध जोड़ते हैं। बुद्ध के कक्ष में, बुद्ध की सेवा में 20,000 स्त्रियां थी। 20,000। जो भी कहीं कोई सुंदरतम स्त्री थी, शुद्धोधन उसको इनवाइट करते थे कि आप हमारे यहाँ आएँ और हम आपको पूरा एक मान सम्मान से आपको रखेंगे और आप बस यहाँ रहें, तो बुद्ध यहीं रहेंगे। अब मुझसे पूछते तो मैं कहता कि गलती हो गई, छका ही दिया उसको। तो अब मतलब इतना तृप्त हो गया कि बड़ी धम्मपद में आप जाएंगे तो और सुदीर्घ कथाएं हैं कि वो नीचे ही देखता हुआ चलता था, क्योंकि ऊपर देखता था तो देखने लायक चीज़ नहीं, मतलब देखने लायक स्थिति नहीं होती थी। सब निर्वस्त्र लड़कियां खड़ी, बुद्ध निकल ना जाए महल से कहीं। इतना छका दिया उसने, कहा कि सारा का सारा ही ये बेरस है, इसमें कुछ रखा नहीं। और उसमें जो सबसे अच्छा वर्णन किया है वो पश्चिम के राइटर ने, उसने पूरा, जिस दिन बुद्ध छोड़ रहे हैं राजमहल, उसने पूरा वर्णन उसका बड़ा अद्भुत है, वो कविता में है कि किस तरह से किसी का मुंह खुला है, कोई नशे में पड़ा है, कोई कुछ है, और बुद्ध एक चीवर लपेट करके अपने जो उसके घोड़े का सारथी है उसके साथ वो निकल जाते हैं और एक वस्त्र लेकर के। तो सारा सब उन्हें नीरस लगता है, क्योंकि अतिशयता भी चीज़ों से मुक्त करती है। किसी चीज़ों में लिप्त रहना भी चीज़ों को चलाए रखता है। बहुत सारे संयोग ऐसे आते हैं ज्योतिष में, अभी हम उसकी वर्कशॉप करेंगे जो आपको बताएंगे कि कुछ इच्छाएं शेष रखना, सारी पूरी मत कर लेना, क्योंकि उस इच्छा में ही उस चीज़ का प्राण छिपा है। जीवन चलता रहेगा, सारी इच्छा पूर्ण की तो वापस काम खत्म हुआ। 10 मिनट्स बने हैं आपके 15 मिनट्स परमात्मा ने बना के भेजे। उन 15 मिनट्स में आपने 10 मिनट्स पर टिक किया तो 5 के लिए अभी आप बचाए रखेंगे आपको। लेकिन अगर आपने 15 पे टिक कर दिया तो वो कहेगा वापस आओ, आपकी जरूरत नहीं है। जो आदिशंकर के साथ हुआ कि सब कुछ तो कर लिया, अब इतना कर दिया कि अगले जन्मों के लिए पर्याप्त है, तो 32 साल हो गए, अब आ जाओ वापस। तो केदार में ही समा गए, वहीं बैठे ही रह गए। या स्वामी विवेकानंद 39 में ही, या स्वामी दयानंद 59 में ही। ये 100-150 साल जीने वाले लोग थे। तो कभी पूर्ण भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों पर चीज़ें लादिए नहीं, उनके मित्र बनने का प्रयास करें, उनकी अभिरुचियों को समझें। अभी 200 विषय आ गए हैं। जो पहले अच्छा पढ़ लिख लेता था, डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बन जाता था, प्रोफेसर बन जाता था। जो प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन पाता था वो वकील बन जाता था, जो कि उसमें तो लॉयर बनने में आसानी है, तो उसमें ज़्यादा समस्या आती नहीं है। लॉयर मतलब थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है, अंग्रेजी में और हिंदी में ज़रा सी दिक्कत हो, तो इसलिए वो बात मैंने कही, तो वो बन जाता था। लेकिन अभी तो 200 प्रकार के लोग हैं, 200 प्रकार के पेशे हैं। तो नए पेशों में बच्चे जाना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरी नहीं कि आप उस तरह का प्रताड़ित करें और उन पर ऐसी वो करें, और जो आप नहीं हो सके वो दूसरों से कल्पना करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। किसी प्रधानमंत्री का बेटा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है जब तक कि वो वंशानुगत ढंग से चीज़ें ना हो। डेमोक्रेसी में तो नहीं बनता। किसी एडिसन का तो बनता ही नहीं, चलो प्रधानमंत्री का बन भी जाएगा प्रधानमंत्री,
एडिसन का बेटा एडिसन नहीं, और एडिसन का पिताजी भी एडिसन नहीं, ना है आर्किमिडीज का, ना गैलीलियो का, ना आर्यभट्ट का, ना चाणक्य का, ना चंद्रगुप्त मौर्य का, जो ना सम्राट अशोक का, किसी भी दुनिया के लीजेंड, ना सिकंदर का, ना अरस्तु का, ना सुकरात का, किसी का भी नहीं। पूरा का पूरा मैदान खाली है। तो ये प्रतिभा की एक चमक कहीं कहीं होती है। बच्चों को शिक्षित करें और शिक्षित के साथ साथ उन्हें दीक्षित करें। शिक्षा का समुचित प्रयोग दीक्षा के अंतर्गत आता है। खाली विषय दिमाग में भर देने से कुछ नहीं होगा। एक आर्टिफिशियलनेस ऐसी आ जाएगी कि वो बच्चा कहीं का भी नहीं रहेगा। यानी कि बॉडी माइंड से तो वो हो गया इंजीनियर, और सोल से वो है एक नर्तक या एक पेंटर या एक म्यूजिशियन या कोई फिल्म मेकर या कोई राइटर या कुछ और। तो वो तो हमने 3 हिस्सों में विखंडित कर दिया उसको। वो ऊपर से सारे दिन एक्टिंग करेगा एक इंजीनियर होने की, और अंदर से उसका मन लुभाता रहेगा कि जो ये पंजाबी गिद्दा चल रहा है मैं इस पर ठुमक लूँ जा करके थोड़ी देर। तो ये आपने उसे भटका दिया सब दिशाओं से। तो इस दिशा में कर लेंगे तो ऐसी घटनाएं, शायद उत्तर लंबा हो गया पर ये ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षा ना ला दें, उन पुष्पों को अपनी क्यारी में खिलने दें। और खलील जिब्रान कहता था कि बच्चों के मालिक नहीं, बच्चे हमारे माध्यम से आते हैं, लेकिन हम उनके स्वामी नहीं हो सकते। हम उन्हें लाने वाले जरूर हैं, लेकिन वो हमारे गुलाम नहीं। तो उनको स्वतंत्र आबो हवा दें। सबसे ज़्यादा देखिए इसमें माताएं भी, जिन माता पिताओं के ज़्यादा दखल पहले हैं, शिक्षा में समुचित मार्गदर्शन दें, बच्चे की अभिरुचि को देख करके चलें, लेकिन बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी से बच्चे का व्यक्तित्व खराब होता है। विवाह के उपरांत जिन माँ बापों के ज़्यादा माता, देखिए हमारे यहाँ कन्यादान जो है ना, ये बड़ा उत्तम शब्द था, जो इसको बड़े गहराई से लिया गया था। इसमें यह था कि अब हमारा जो कण है, हमारा जो आरण्य डीएनए का जो अंश है, उस कण का हम दान करते हैं। हालांकि आत्मा चीज़ों के दान नहीं होते, मैंने किसी अंक में ये भी बोला है, लेकिन आपने उसकी दीक्षा दी, विवाह परिणय सूत्र बंधन में उसकी दूसरे दीक्षित कर दिया, तो आपके सारे संबंध समाप्त हो गए। तो संबंध समाप्त हो गए, आप उसे परामर्श प्रतिदिन दे रहे हो फोन कर करके, उसका जीवन आप खराब कर देने वाले हो। वो ठीक नहीं जम पाएगी। एक पौधा जो उखड़ के आ गया रोहित वेदवान की नर्सरी से हमारे यहाँ, और रोज मैं उसे उठा करके दिल्ली की हवा दिखाता रहूं कि तू तो वहां से आया है, गुड़गांव से, ये रहा गुड़गांव, देख उधर, रोज उसे गमले में से निकालूं और जो गुड़गांव और नोएडा दिखाता रहूं, तो जो थोड़ा बहुत चलना होता वो उतना भी ना चलेगा। तो ये थोड़ा सा धैर्य रखें, और परिस्थितियां स्वयं ही व्यक्ति को निष्णांत करती हैं समस्याओं से। परिस्थितियों में आदमी सबसे ज़्यादा सीखता है। उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, क्योंकि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ वो है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें खराब कर देते हैं। और माँ बाप ने तो आश्रम खोल नहीं रखा, आश्रम तो हमने खोल रखा। ये तो तुम्हारा आश्रम भी कहीं चल रहा होता, वो तुम्हारा परामर्श समीचीन होता, तुम्हारा परामर्श तो है नहीं। अब वो उन्हें अलग तरह की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। अब वो कहीं के भी नहीं रहते, फिर ना इधर के ना उधर के, जैसा कि अभी बहुत सारी घटनाओं में आप देख रहे होंगे। तो जो जहाँ है, क्योंकि आपको एक समय के बाद हर व्यक्ति के निजी कुछ मंतव्यों में और निजी कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्र चेतना एक व्यक्ति की है, उसको उसके रूप में विकसित होने देना चाहिए। अब आप सारे दिन उल्हाना करते हैं कि पश्चिम में इतना आविष्कार क्यों हो रहे हैं। वो 15 साल के बाद वास्ता ही नहीं रखता माँ बाप बच्चे से, बीज निकाला और फेंक दिया धरती में। वो कुछ मामलों में ठीक भी है, ठीक इसलिए कि फिर अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपने यहाँ तो आदमी 60 साल की भी बहू को एक 95 साल की दादी मशवरा दे रही है, नानी अभी तक तेरे काबू में आया कि नहीं? बोले नहीं, 35 साल हो गए शादी को, अभी तक तो सुनता नहीं मेरी बात। बोले अब तो ऐसे कर। 35 साल में ना समझ में आया तो अब तो ऊपर ही जाके समझेगा, हम यहाँ क्या समझेगा। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे